चारों तरफ अंधेरा था। पंडित वेदांत एक अंधेरी सी गुफा में थे। यहाँ वो कब आए, कैसे आए, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो यहाँ वहां भागते हैं, पर दिशाहीन वो कहीं जा नहीं पा रहे थे। क्या करे, कहाँ जाए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी दूर से एक छोटी सी चमकती कोई चीज आती है। वेदांत उसे देखते हैं। वो अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह थी। वो रोशनी तेजी से वेदांत की ओर आई और उनके बगल से निकल गई। वेदांत ने गौर से देखा तो वो एक सफेद पंख था जो चमक रहा था। वेदांत उस पंख का पीछा करते रहते और भागते रहते। वो काफी देर तक भागते रहे कि अचानक उन्हें किसी बच्ची के खिलखिलाने की, हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई बच्ची है जो खेल रही है। एक और आवाज आ रही थी, जैसे कोई आदमी भी है जो उस बच्ची के साथ खेल रहा है। वेदांत कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है कि उतनी देर में उन्हें बहुत नकारात्मक शक्ति का अनुभव हुआ जो तेजी से उस बच्ची की ओर बढ़ रही थी। वेदांत अपना सर पकड़ लेते हैं। वो जो भी शक्ति थी वो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर थी। एक ऐसी शक्ति जिसके सामने पिशाच राज की शक्ति भी कुछ नहीं थी। वेदांत डर से कांपने लगे कि एकदम से रोशनी होने लगी और वेदांत को अपने से कुछ देर एक शख्स दिखाई दिया जो एक बच्ची के साथ खेल रहा था। और वहीं दूर एक काले रंग का बड़ा कुत्ता भागते हुए उनकी ओर आ रहा था। उस कुत्ते से गाढ़े काले रंग का धुआं सा निकल रहा था और एक अजीब सी उदासी थी, एक आक्रोश था, एक ऐसा एहसास जो इस दुनिया से परे था, बिल्कुल दैविक भी और शैतानी भी। एकदम से उस शख्स के हाथ पर कोई जकड़ लेता है और वो कुत्ता भी उस बच्ची की ओर भागता है। गुर्राते हुए वो उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। वेदांत से रहा न गया। वो सीधा सामने गए और मंत्रों का जप करने लगे। उनके हाथ का टैटू चमका और वो कुत्ता वहां से डर के भाग गया। कुत्ता तो भाग गया, पर जो वो शक्ति थी वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी, जिसे वेदांत अच्छे से अनुभव कर पा रहे थे। जल्दी से वेदांत उस बच्ची को उठाते हैं और उस शख्स को देखकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी कोई उनका गला पकड़ लेता है। पंडित वेदांत, मेरे काम में हस्तक्षेप मत कर। तू मुझे अभी जानता नहीं है, तू मेरे से अनजान है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, चला जा। भारी आवाज उस अंधेरे में गूंजने लगी और वापस से अंधेरा हो गया। वेदांत की सांसें धीमी होने लगी। वो जिस ताकत का सामना कर रहे थे वो सामान्य नहीं थी। अभी उनकी आंखें बंद होती कि उससे पहले एक बंदूक किसी ने उस हाथ पर चलाई और एक झटके से वेदांत की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। काफी डरावना सपना था और ये अनुभव भी। वो पानी पीते हैं और समय देखते हैं तो रात के 2 बज रहे थे। उनको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकले और गंगा तट के किनारे बैठ गए। अक्सर वो ऐसे ही गंगा तट के किनारे बैठ जाते थे अपना मन हल्का करने के लिए। उतनी देर में उन्हें एक आवाज आई। ये आवाज उसी बड़ी सफेद बर्ड की थी। वेदांत ने ऊपर की ओर देखा तो बड़ी सफेद बर्ड आसमान में उड़ रही थी, जिससे हल्की हल्की कुछ चमकने वाली चीजें गिर रही थी। इतनी देर में वेदांत को लगा कि उनके बगल में कोई बैठा हुआ है। उन्होंने एकदम से देखा तो वहां पर उनके गुरु थे। वेदांत अपने गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, जिस पर आशीर्वाद देकर उनके गुरु उन्हें अपने पास बैठने को कहते हैं। मेरे बच्चे वेदांत, तुमने वो द्वार बंद करके बहुत अच्छा काम किया और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर जो भी होता है वो पूर्ण नियोजित होता है। तुम्हें रामायण तो याद होगी
जिसमें रावण का वध करने के लिए कैसे भगवान हरि ने राम का अवतार लिया था और माँ लक्ष्मी ने सीता माँ का, कैसे ये सब हुआ और कैसे उन्होंने रावण का वध किया। चाहते तो हरि अपने सुदर्शन चक्र से एक बार में रावण का वध कर देते, पर नहीं, वैसा नहीं करते हैं। इसके पीछे काफी कारण है। लोगों के जीवन में बदलाव लाना और रावण को मिले श्राप की वजह से। पर सब कुछ पूर्ण नियोजित होता है। ठीक वैसे ही वेदांत, तुम्हारे साथ हो रही चीजें सब पूर्ण नियोजित हैं। पर हाँ, इसमें वक्त के साथ बदलाव भी आ सकता है। तुम्हें खुद को उस काबिल बनाना है कि तुम देवा का सामना कर सको। जिस तरह तुम्हारे अंदर आक्रोश भरा है, अगर तुम उससे सामना करने जाओगे तो मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं कि तुम उसके हाथों से मारे जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि इस भविष्य को बदल दिया जाए तो तुम्हें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। देवा के पास दूसरी दुनिया की काफी ताकतें हैं जिसे उसने गुलाम बना रखा है। वेदांत, तुम्हें भी ऐसा करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम अभी ये सोच रहे हो कि मैं ये कैसे करूंगा, पर मेरी बात मानो, वो समय भी आने वाला है जब ये ताकतें तुम्हारे पास होंगी। बस अपने आप पर भरोसा रखो और जो हो रहा है उसे होने दो। अभी के लिए मैं चलता हूं। और वेदांत, जो तुम्हें सपने आते हैं वो केवल सपने नहीं है, वो एक इशारा है। बाकी चीजें तुम्हें खुद समझनी है। वेदांत कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि एक झटके से वो गायब हो गए। वेदांत को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर वो इतना जान गए थे कि देवा का सामना करना अभी बेवकूफी रहेगी। पहले उन्हें उसके जितना ताकतवर बनना होगा और ठीक देवा की तरह उन्हें भी दूसरी दुनिया की शक्तियों को अपना गुलाम बनाना होगा। पर वो ऐसा करेंगे कैसे? उन्हें ना तो कोई विधि आती थी और वो किसी ऐसे आदमी को जानते भी नहीं थे जो उन्हें ये सब विधि सिखा सके। खैर, वेदांत उठे और वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगे कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने यहाँ वहां नजर घुमाई तो आसपास कई कुत्ते थे जो वेदांत की ओर ही देख रहे थे। वेदांत उन्हें नजरअंदाज करते हैं और अपने रूम में जाते हैं। वो सोने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में वो सपना बार बार घूम रहा था। वो शख्स, वो बच्ची और वो काला कुत्ता, कौन थे वो? और खासकर वो ताकत जो पिशाच राज से भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी थी। कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली थी, वेदांत का मन कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ बरेली में इंस्पेक्टर दीप कुत्तों के रोने से परेशान हो चुके थे। वो कैसे इनसे पीछा छुड़वाए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस पेचीदा केस को सुलझाने की बजाय वो उसमें और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे। और उसके ऊपर से वो उनकी बेटी का सपना और उस एक पंडित का आना जिसे वो जानते तक नहीं, ये चीजें उन्हें और भी ज्यादा उलझा रही थी। अलार्म से उनकी नींद खुली तो 7 बज चुके थे। वो उठते हैं और तैयार होने लगते हैं कि तभी उन्हें कांस्टेबल पाठक का कॉल आता है। इतनी सुबह पाठक क्यों फोन कर रहा है? उन्होंने जल्दी से कॉल उठाया। गुड मॉर्निंग सर, रात को मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी। सुबह 5 बजे मुझे एक फोन आया कैंफर कॉलोनी से। वहां पर कुछ गड़बड़ थी। एक घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और कुछ लोग कह रहे थे कि उस घर में कोई जंगली जानवर घुस गया जो बार बार गुर्रा रहा था। सर, मुझे लगा कोई जंगली जानवर आ गया होगा और किसी के घर में घुस गया होगा। मैं रेस्क्यू टीम को साथ में लेकर उस लोकेशन पर पहुंचा तो सर वहां पर कोई भी जानवर नहीं था। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जब मैंने घर की अच्छे से तलाशी ली तो सर
जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सर, अंदर एक आदमी की लाश पड़ी है जिसके गले का पूरा मांस गायब है। और सर, ये वही केस लग रहा है जिस पर आप काम कर रहे हो। अभी मैं क्राइम सीन पर हूँ और मैंने सबको बुला लिया है। सर, आप भी आ जाइए, मैं आपको लोकेशन टेक्स्ट कर देता हूँ। ये सुन इंस्पेक्टर दीप का सर चकरा गया। पिछले केस का तो कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वहीं पर अब एक दूसरा केस जो सेम वैसा ही लग रहा था। शायद दोनों का खूनी एक ही था। खैर, बिना देरी किए वो उस जगह पर पहुंचे। इस वक्त तक सब इंस्पेक्टर रवि और कांस्टेबल राठी भी आ चुके थे और बाकी के लोग भी थे जो अपना काम करने में लगे हुए थे। इंस्पेक्टर दीप बॉडी के पास गए और उन्होंने उस बॉडी को देखते ही अपना मुंह घुमा लिया। ये तो सेम वैसा ही है जैसा उस हाईवे पर हुआ था। खून की एक बूंद नहीं और गले का मांस गायब है। यार, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा इन दोनों में। तुम पता करो कि क्या इन दोनों में कोई लिंक है। क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और वो जो वकील के केस है, क्या उनमें से किसी भी केस में इसका कोई हाथ रहा है? इतना बोल आगे की ओर बढ़े और सब इंस्पेक्टर रवि अपने काम पर लग गए। हाँ तो पाठक, क्या कुंडली है? पाठक की ओर जाते हुए दीप ने पूछा, जिस पर वो बताता है, सर, पेशे से ये कॉन्ट्रैक्टर है। इसका नाम है उमेश भारती। घर में एक बीवी और 2 बच्चे हैं जो नानी के घर गए हुए थे। हमने उन्हें बता दिया है, वो बस आते ही होंगे। उनके साथ चलते चलते पाठक बताने लगा। और सर, एक और बात, कुछ पड़ोसी कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक बड़े काले रंग का कुत्ता देखा। सर, ठीक वैसे ही जैसे हाईवे पर। ये सुन दीप के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए। वो पलटे और बोले, अरे यार, ये काला कुत्ता। हाँ, मैं समझ गया, ठीक वैसा ही केस है। और मैंने रवि को बोल दिया है, कोई लिंक होगा तो पता चलेगा। राठी जी, आप क्या कर रहे हो? राठी की ओर पलटते हुए दीप बोले, सर जी, मैं पिक्चर्स ले रहा हूँ और मेरा भी यही मानना है सर, सेम केस है। सर, अभी भी कह रहा हूं मैं, भूत प्रेत का चक्कर है कोई। आप मानिए मेरी बात को सर। बाकी मैं बॉडी को फोरेंसिक भिजवा देता हूँ, देखते हैं क्या होगा। राठी क्राइम सीन्स की पिक्चर लेते हुए बोला। इंस्पेक्टर दीप अब और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक और बॉडी, सेम कुत्ता और मारने का स्टाइल भी सेम। पर ऐसा क्यों? ये गुत्थी और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। कैसे वो क्या करेंगे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही कोई लीड मिल रही थी।